हाय, तो हमने इकोनॉमी के एनसीईआरटी का क्लास 10 का जो चैप्टर 1 है वो हाफ देखा था। अब आधा हम आज देखेंगे। तो देखिए, जहाँ तक हमने पढ़ लिया तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक हमने देखा था। तो यहाँ पे एक बात बताई गई है, बस वो हम देखेंगे कि जो एवरेज औसत आय है, एवरेज इनकम, उसकी तुलना की गई। तो यहाँ पर एक चार्ट दिया गया था कि देखिए, जो देश का है उसकी आप देख सकते हैं कि सबकी जो है नागरिक, उनकी इनकम ठीक ठीक है, से सिमिलर है और अच्छी है। और जो खा है उसमें देखिए 4 लोग तो 500 बहुत कम कमा रहे हैं और एक व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा कमा रहा है। तो ये असमानता को दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ज़्यादातर लोग काम में पसंद करेंगे कि खा में रहना, काम में पसंद करेंगे ना। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, यद्यपि दोनों देशों की औसत आय एक समान है, लेकिन का के लोग ना तो बहुत अमीर है ना बहुत गरीब। जो देश का है उसके लोग ना तो बहुत गरीब है ना बहुत अमीर, जबकि देश खा के ज़्यादातर नागरिक गरीब है और एक व्यक्ति बहुत अमीर है, ठीक है। सिर्फ एक व्यक्ति अमीर है। इसलिए यद्यपि औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है, लेकिन इसका ये पता नहीं चलता कि आय लोगों में किस प्रकार वितरित है, ठीक है। तो जो एवरेज इनकम निकलती है उससे ये नहीं पता चलता है कि लोगों में आय किस तरीके से वितरित है। जो देश खा है, ऐसी स्थिति हमारे इंडिया की भी है कि कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, बहुत ज़्यादा। और जब ये आता है, इसका आते हैं डेटा वो वगैरह आप देखना, तो और ज़्यादातर लोग हैं वो गरीब ही हैं। अब यहाँ पर एक चित्र से वो समझा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा अच्छे से समझाते हैं एनसीईआरटी में। तो देखिए, जैसे जो गरीब विहीन और अमीर विहीन का देश, हमने कुर्सियों को बनाया, हम इसका उपयोग करते हैं। तो ज़्यादातर लोग, जैसे देश का जैसी स्थिति, और गरीब और अमीर व्यक्ति का देश, हमने कुर्सियों को बनाया, उसने ले लिया, ठीक। एक तो 4 कुर्सियों पे लेटा है और बाकी 4 2 पे बैठे हैं, तो ये वाली स्थिति हो जाती है। इसके बाद हम देखेंगे आय और अन्य मापदंड। जब हमने व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखा तो पाया कि लोग केवल बेहतर आय के बारे में ही नहीं सोचते, बल्कि वे अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर, समानता का व्यवहार पाना, आज़ादी इत्यादि जैसे लक्ष्यों के बारे में भी सोचते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी देश या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हम औसत आय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण लक्षणों के विषय में भी सोचते हैं। तो ये बता रहे हैं कि जब हमने देखा तो हम ये कि लोग मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं चाहते, मतलब उन्हें सुरक्षा भी चाहिए है, दूसरों से आदर सम्मान भी चाहिए, आज़ादी चाहिए है। तो मतलब आप सिर्फ एवरेज इनकम से किसी देश के बारे में पता नहीं लगा सकते पूरी तरह। तो अब यहाँ पे राज्य की प्रति व्यक्ति आय दी है। देखिए, हरियाणा की ज़्यादा है, केरल की, फिर उसके बाद बिहार की बहुत ज़्यादा कम है। तो ये विशेषताएं क्या हो सकती है, इसका निरीक्षण हम एक उदाहरण के द्वारा करते हैं। तालिका 1.3 जो है, हमने अभी ये दिखाया आपको, हरियाणा, केरल और बिहार की प्रति व्यक्ति आय दर्शा रहा है। वास्तव में ये आंकड़े वर्ष 2018-19 की वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति निबल राज्य घरेलू उत्पाद के हैं, ठीक है। प्रति व्यक्ति मतलब ये जो कीमतें हैं वो प्रति व्यक्ति मतलब हर व्यक्ति की, ठीक है। निबल राज्य घरेलू उत्पाद, ठीक है। नेट जो राज्य की जीडीपी होती है वो है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग है। और 2018-19 के आंकड़े। अभी हम इस जटिल शब्द का क्या वास्तविक अर्थ है उसे छोड़ देते हैं। मोटे तौर पर हम इसे एक राज्य की प्रति व्यक्ति आय मान सकते हैं। मतलब कि जो राज्य में जो व्यक्ति है उनकी प्रति व्यक्ति आय क्या है। हम देखते हैं कि इन तीनों राज्यों में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, ठीक है। हरियाणा वालों की इनकम ज़्यादा, और बिहार जो है सबसे पीछे है। इसका अर्थ है कि औसतन हरियाणा में एक व्यक्ति एक वर्ष में, ठीक है, 2,36,147 रुपये कमाता है, जबकि बिहार में औसतन वह केवल 40,982 रुपीज़ कमा पाता है। तो काफ़ी कम कमा पाता है एक व्यक्ति। इसलिए अगर विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाए तो तीनों राज्यों में हरियाणा सबसे अधिक और बिहार सबसे कम विकसित राज्य माना जाएगा, अगर हम आय के हिसाब से देखें। अब हम तीनों राज्यों के कुछ और आंकड़ों पर नज़र डालते हैं जो कि तालिका 1.4 में दिए गए हैं, ठीक। तो यहाँ पर दिया है कि उनकी शिशु मृत्यु दर, हरियाणा, केरल और बिहार। देखिए, बिहार में ज़्यादा है, पर हरियाणा में भी शिशु मृत्यु दर 1000 व्यक्तियों पे ज़्यादा है। साक्षरता दर आप देखेंगे केरल की ज़्यादा है, ठीक है, बिहार की कम है। निबल उपस्थिति अनुपात उच्चतर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हरियाणा किसकी ज़्यादा है, केरल की ज़्यादा है। तो ये मतलब और चीज़ें दिखा रहे हैं। एक अगर आप इनकम देखेंगे तो हरियाणा, लेकिन आप बाकी चीज़ें देख रहे हैं तो आपको पता है केरल की साक्षरता ज़्यादा है, ये सब, ठीक है। इस तालिका प्रयोग किए गए कुछ शब्दों की व्याख्या, जैसे कि देखिए बताइए, शिशु मृत्यु दर, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दिखाती है। तो जो 1000 जीवित बच्चे हैं उनमें 1 वर्ष की आयु से पहले जो बच्चे मर जाते हैं उनका अनुपात दिखा रहा है शिशु मृत्यु दर, ठीक।
साक्षरता दर है 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों की साक्षर जनसंख्या का अनुपात। साक्षरता दर का मतलब है जो 7 वर्ष या उससे अधिक एज के हैं उनके लोगों में साक्षरता जनसंख्या का अनुपात क्या है। निबल उपस्थिति अनुपात क्या है, 14-15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत। ठीक है, तो ये अलग अलग है, आप देख सकते हैं। यह तालिका क्या दर्शाती है, तालिका का पहला स्तंभ दिखाता है कि केरल में 1000 जीवित पैदा हुए बच्चों में से 7 बच्चे 1 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले मर जाते हैं। ठीक है, तो ये तालिका हमें बता रही है कि 1000 जीवित बच्चों में से कितने मर जाते हैं। ठीक है, पहले तो 7 बच्चे जो हैं वो 1 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले केरल में मर जाते हैं। लेकिन हरियाणा में ये अनुपात 30 था, ज़्यादा था। लेकिन हरियाणा में प्रति व्यक्ति आप देख सकते हैं जो आय थी वो ज़्यादा थी, जो केरल की तुलना में लगभग 3 गुना से ज़्यादा थी। दूसरी ओर हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय केरल से ज़्यादा है, तो हरियाणा की जो प्रति व्यक्ति आय है वो केरल से ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे ये बता रहे हैं, वो समझाने की कोशिश है कि एवरेज इनकम से हम उस जगह के बारे में नहीं पता कर सकते। ठीक है, पूरी तरह से दूसरी चीज़ें भी देखनी होती है। जैसा तालिका 1.3 में दिखाया गया है, जरा सोचिए कि अपने माता पिता के लिए आप कितने प्यारे हैं। ये सोचिए कि सब लोग कितना प्रसन्न होते हैं जब कोई बच्चा जन्म लेता है। अगर ऐसे माता पिताओं के बारे में सोचिए जिनके बच्चे अपने पहले जन्म के दिन से पहले ही मर जाते हैं, ऐसे माता पिताओं को कितना दुख महसूस होता होगा। ठीक है, अब हम तो सिर्फ इन्हें एक डेटा की तरह देख रहे हैं, लेकिन जिनके साथ होता होगा उन्हें कितना दुख होता होगा ये बता रहे हैं। दूसरा ये देखिए कि आंकड़े किस वर्ष के हैं, वर्ष 2018-19 के हैं, तो हम बहुत पुराने समय की बात नहीं कर रहे हैं। ये हमारी स्वतंत्रता के 70 वर्ष बाद की बात है, मतलब बहुत पुरानी बात नहीं, अभी की है, जब हमारे देश के में बड़े शहर ऊंची ऊंची इमारतों और ख़रीदारी के लिए शॉपिंग मॉल से भरे हुए हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि जो अधिकांश शिशु हैं उन्हें बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं मिल पाती है। ठीक है, एक जगह आप देख सकते हैं मॉल है, ये है, वो है, लेकिन जब मतलब ज़्यादातर लोगों के लिए जो हेल्थ फैसिलिटीज़ भी नहीं है। समस्या शिशु मृत्यु दर पर समाप्त नहीं होती। तालिका 1.4 का अंतिम स्तंभ दिखाता है कि बिहार में लगभग आधे बच्चे कक्षा 8वीं के बाद स्कूल नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो कितना कम बच्चे बिहार में स्कूल जा रहे हैं, अर्थात यदि बिहार के किसी स्कूल में पढ़ते होते तो आपकी प्रारंभिक कक्षा के लगभग आधे से अधिक बच्चे गायब होते। जिस बच्चों को स्कूल में होना चाहिए वे वहाँ नहीं होते। अगर ये आपके साथ होता तो आप अभी ये सब ना पढ़ पाते जो पढ़ रहे हैं। सीधी बात है, वो बता रहे हैं कि आप भी नहीं पढ़ पाते अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो। सार्वजनिक सुविधाएं, ऐसा क्यों है कि हरियाणा में औसत व्यक्ति की आय केरल के औसत व्यक्ति की आय से अधिक है। अब सबसे बड़ी बात कि ऐसा क्यों है, लेकिन इस महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वह केरल से पीछे। इसका कारण है कि जब आवश्यक नहीं कि जेब में रखा रुपया वे सब वस्तु और सेवाएं खरीद सके जिनकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यक हो सकती है। तो वो बोल रहे हैं ऐसा क्यों है कि मतलब केरल में प्रति व्यक्ति आय तो ठीक है लेकिन ये सब सुविधाएं नहीं है। तो वो बोल रहे हैं कि जरूरी नहीं कि जो आपके पास पैसे हैं वो आप किन चीज़ों को लेने में खर्च कर रहे हैं। तो ये बता रही है आवश्यक नहीं कि जेब में जो रखा रुपया वे सब वस्तुएं सेवाएं खरीद सके जिनकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो पैसा है आपके पास वो चीज़ें खरीद सके जिनकी आपको ज़रूरत है। नागरिक कितनी भौतिक वस्तु और सेवाएं प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए आय अपने आप में महत्वपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं है। उदाहरण के लिए समानता आपका द्रव्य आपके लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता या बिना मिलावट की दवा आपको नहीं दिला सकता। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि पैसे से क्या है, आप दिल्ली में रह रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आप एक प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकते। अगर आपको सांस की बीमारी होगी तो होगी ही। ठीक है, बिना मिलावट की आप दवाएं नहीं खरीद सकते। जब तक आप ऐसे समुदाय में ही जाकर नहीं रहने लग जाते जहाँ ये सुविधाएं पहले से उपलब्ध है। द्रव्य आपको संक्रामक बीमारियों से भी नहीं बचा सकता जब तक आपका पूरा समुदाय इसके बचाव के लिए कदम नहीं उठाता। अब कहीं पे गंदा पानी आ रहा है, ठीक है, तो आप अकेले कुछ नहीं कर सकते ना, आपको वही पीना पड़ेगा, उससे बीमारियां भी होंगी। तो जब तक पूरा समुदाय इसके लिए कदम नहीं उठाता कोई मतलब नहीं है। वास्तव में जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका इन वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना है। तो ये है कि जो सेवाएं हैं ज़रूरी उनको क्या है सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना, क्योंकि हर कोई खरीद भी नहीं सकता। जरा सोचिए किसी स्थानीय इलाके के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना अधिक सस्ता है अथवा हर घर के लिए एक अलग अलग सुरक्षा गार्ड रखना। अब ये बता रहे कि जो भी चीज़ है वो सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना ज़्यादा अच्छा है। आप हर जगह के लिए एक मतलब गार्ड रख सकते हैं, अलग अलग घर के लिए अलग अलग गार्ड, है ना। आप क्या करते हैं, अगर आपके गांव या इलाके में आपके अतिरिक्त कोई और पढ़ने में रुचि नहीं रखता, क्या तुम पढ़ पाओगे? शायद तब तक नहीं जब तक तुम्हारे माता पिता तुम्हें कहीं और निजी स्कूल में पढ़ने भेजने की क्षमता ना रखते हो। अगर आप जहाँ आप रहते हैं वहाँ कोई स्कूल नहीं है, किसी को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है,
तो फिर वो डिपेंड करेगा कि आपके माँ बाप आपको कहीं और भेजें। आप इसलिए पढ़ पा रहे हो क्योंकि बहुत से अन्य बच्चे पढ़ना चाहते हैं और बहुत से लोग ये मानते हैं कि सरकार को स्कूल खोलने चाहिए और अन्य प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए जिससे सभी बच्चों को पढ़ने का अवसर मिले। तो देखिए, जब सामूहिक रूप से कोई चीज़ मतलब उपलब्ध होती है तभी आप उसे यूज़ कर पाते हैं। अभी भी बहुत से क्षेत्रों में बच्चे, मुख्य रूप से लड़कियां, उच्च विद्यालय शिक्षा नहीं ले पाते क्योंकि सरकार समाज ने इनके लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई है। ठीक है, जो लड़कियां जो है वो अभी तक जो है हाई एजुकेशन नहीं ले पाती हैं क्योंकि उनके लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तो केरल में इसीलिए जो शिशु मृत्यु दर है वो इसलिए कम है क्योंकि यहाँ पे स्वास्थ्य की, शिक्षा की मौलिक सुविधाएं सबके लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसी प्रकार कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली ठीक प्रकार कार्य करती है। ऐसे राज्यों में लोगों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर निश्चित रूप से बेहतर होने की संभावना है। तो सरकार ने तो बहुत सुविधाएं भी कर रखी है, जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, लेकिन वो ठीक से काम कर रही है नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। तो जहाँ ठीक से काम करती है वहाँ पे लोगों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर अच्छा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे तो हमें क्या दिया हुआ है, कार्यकलाप। तो यहाँ पर एक कार्यकलाप जो हमें दिया हुआ है, देखिए इसमें एक चीज़ बताइए, वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखने के लिए कि हमें पूरी तरह से न्यूट्रिशन मिला है, यानी एक बीएमआई निकालते हैं, वैज्ञानिक शरीर द्रव्यमान सूचकांक। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स जो होता है, बीएमआई निकालते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि सबसे आप देखते हैं आपकी ऊंचाई क्या है सेंटीमीटर में और आपका भार क्या है किलोग्राम में। ठीक है, इसके बाद क्या है, किलोग्राम में व्यक्ति भार को ऊंचाई के वर्ग से भाग दें, इसमें लिखा हुआ है। तो आपको जो अंक प्राप्त होगा वो बीएमआई कहलाएगा। विद्यार्थी का बीएमआई समान से कम या सामान्य से अधिक हो सकता है। यदि एक विद्यार्थी का बीएमआई -2 SD से 2 SD के बीच है तो उसे सामान्य कहा जाएगा। यदि वह -2 SD से अधिक है तो वह न्यूनभारित है और उसे अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ हमें बताई गई है, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैं आपको बता दी। अब देखेंगे मानव विकास रिपोर्ट। एक बार यह बात समझ में आ जाए कि यद्यपि आय का स्तर महत्वपूर्ण है, पर यह विकास के स्तर को मापने का अपर्याप्त मापदंड है। ठीक है, किसी पे पैसा होना है ये नहीं बता सकता कि उसकी हेल्थ कैसी है, ये सब। ऐसे मापदंडों की सूची लंबी हो सकती है लेकिन वह इतनी उपयोगी नहीं रहेगी। हमें अधिक महत्वपूर्ण चीज़ों को कम संख्या में आवश्यकता है। ठीक है, हमें जो अधिक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसकी कम संख्या में आवश्यकता है। स्वास्थ्य और शिक्षा के सूचक जैसे हमने केरल और हरियाणा की तुलना करने के लिए प्रयोग किए, ऐसे ही सूचक हैं। ठीक है, पिछले लगभग एक दशक में स्वास्थ्य और शिक्षा सूचकों का आय के साथ व्यापक स्तर पर विकास के माप के लिए प्रयोग किया जाने लगा है। एक मानव विकास रिपोर्ट आती है, उसके बारे में बताया गया है। यूएनडीपी जो है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो इसको निकालता है। उदाहरण के लिए यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना, लोगों के जो शैक्षिक स्तर होता है, उनकी स्वास्थ्य स्थिति मतलब पढ़े लिखे, और दूसरा उनकी हेल्थ क्या है, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। ये 3 चीज़ें देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में। भारत और उसके पड़ोसी देशों की 2020 की मानव विकास रिपोर्ट के कुछ संबंध आंकड़ों पर दृष्टि डालना रुचिकर होगा। देखते हैं जो 2019 के लिए भारत और उसके पड़ोसी देशों के कुछ आंकड़े दिए हुए हैं। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट लेटेस्ट है उस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, चाहे तो आप देख सकते हैं। तो ये बता रहे हैं कि मतलब इसमें आप देख सकते हैं भारत की जो सकल राष्ट्रीय आय क्या है। ठीक है, देखिए श्रीलंका की हमसे इवन ज़्यादा है। जन्म के समय संभावित आयु, ठीक है, भारत की 68.8 है, श्रीलंका हमसे आगे है, देख सकते हैं आप। विद्यार्थी औसत आयु 25 वर्ष है, उससे अधिक, हमारी 6.5 रही। विश्व में मानव विकास सूचकांक HDI का क्रमांक हमारी 130 रैंक, कितनी कम रैंक है। ठीक है, और जो है श्रीलंका इस मामले में भी हमसे बेटर ही है। अब देखेंगे HDI का अर्थ है मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ऊपर दी गई तालिका में HDI सूचकांक का क्रमांक कुल 189 देशों में से है। जन्म के समय संभावित आयु, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, व्यक्ति की जन्म के समय औसत आयु की संभावना दर्शाती है। ठीक है, जन्म मतलब उसकी जन्म के समय औसत आयु क्या है। प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए डॉलर में की जाती है। जो प्रति व्यक्ति आय है वो डॉलर में नापते हैं ताकि बराबर आए, ताकि उसकी तुलना की जा सके। यह इन तरीकों से भी की जाती है कि $1 किसी देश में समान मात्रा में वस्तु और सेवाएं खरीद सके। ठीक है, ये 3 चीज़ें इसमें देखते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आप लेटेस्ट देखिएगा जो आया है। ये आश्चर्य नहीं है कि हमारे पड़ोस का एक छोटा सा देश श्रीलंका हर विषय में भारत से आगे है। जो श्रीलंका है वो इंडिया से आगे है
और हमारे जैसे बड़े देश का विश्व में इतना नीचा क्रमांक है, हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अभी बहुत पीछे हैं। मतलब बहुत ज़रूरत है इंडिया को हेल्थ पे, एजुकेशन पे काम करने की। यद्यपि नेपाल और बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में कम है, फिर भी भारत से आयु संभाविता जो में पीछे नहीं है, ठीक है। जो आयु संभाविता है उसमें वो आगे हैं। HDI की परिकलन के लिए बहुत से सुधारों का सुझाव दिया गया है। मानव विकास रिपोर्ट से बहुत से नए घटक जोड़े गए हैं, लेकिन मानव के विकास से पहले ये बात स्पष्ट कर दी गई कि विकास महत्वपूर्ण है। एक देश के नागरिक के साथ क्या हो रहा है, लोगों का स्वास्थ्य, उसका कल्याण सबसे अधिक जरूरी है। क्या आप सोचते हैं कि मानव विकास को मापने के कुछ और पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए? अब देखिए, विकास की धारणीयता। हम विकास को जिस तरह भी परिभाषित करें, अभी के लिए मान लें कि एक विशेष देश काफ़ी विकसित है। हम निश्चित रूप से चाहेंगे कि विकास का ये स्तर और ऊंचा हो, या कम से कम भावी पीढ़ी के लिए यह स्तर बना रहे। अब विकास हो कर रहे हैं, डेवलपमेंट है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब सारे रिसोर्स यूज़ कर ले, आगे के लिए कुछ बड़ा बचा नहीं, तो भावी पीढ़ी के लिए भी ये स्तर बना रहे, स्पष्ट रूप से वांछनीय है। लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध से बहुत से वैज्ञानिक चेतावनी देते आ रहे हैं कि विकास का वर्तमान प्रकार और स्तर धारणीय नहीं है। ये बता रहे हैं कि सस्टेनेबल नहीं है जो भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, आगे हमें समस्या आएगी। हमने विश्व को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं किया है, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। ये कोट है, आप इस तरीके के कोट्स जो है ऐसे में यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे कि भारत में भूमिगत जल। हाल के प्रमाणों से पता चला है कि देश के कई भागों में भूमिगत जल के अति उपयोग का गंभीर संकट है। जो ग्राउंड वाटर है वो कम होता जा रहा है। 300 जिलों से सूचना मिली है कि वहाँ पिछले 20 सालों में पानी के स्तर में 4 मीटर से अधिक की गिरावट आई है। देश का लगभग 1/3 भाग भूमिगत जल भंडारों का अति उपयोग कर रहा है। जो ग्राउंड वाटर है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। यदि इस साधन के प्रयोग करने का वर्तमान तरीका जारी रहा तो अगले 25 वर्षों में देश का 60% भाग इस साधन का अति उपयोग कर रहा होगा। भूमिगत जल का अति उपयोग विशेष रूप से पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि की दृष्टि से अधिक समृद्ध क्षेत्रों, मध्य और दक्षिण भारत के चट्टानी पठारी क्षेत्रों, कुछ तटवर्ती क्षेत्रों और तेजी से विकसित होती शहरी बस्तियों में पाया जाता है। ये बता रहे हैं। देखिए, भूमिगत जल नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। ये एक नवीकरणीय साधन है। फसल और पौधों की इस तरह इन साधनों की पुनः पूर्ति प्रकृति करती है, ठीक है। तो जो भूमिगत जल है वो दोबारा भर जाता है, लेकिन आप भरने की स्पीड से ज़्यादा उसको यूज़ निकालने लगे तो फिर वो कम होता जाएगा। लेकिन यहाँ भी हम उन साधनों का अति उपयोग कर रहे हैं, मतलब ओवर यूज़ कर रहे हैं। उदाहरण के लिए भूमिगत जल का यदि बरसात द्वारा हो रही पुनः पूर्ति से अधिक उपयोग करते हैं तो हम इस साधन का अति उपयोग कर रहे हैं। मैंने ये बताया ना, भरने जिस स्पीड से वो भरता है उससे बहुत ज़्यादा स्पीड से हम निकाल रहे हैं, तो वो अति उपयोग है, ओवर यूज़ है। गैर नवीकरणीय साधन वो होते हैं जो कुछ ही वर्षों में प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। नवीकरणीय वो हैं जो रहेंगे, और गैर नवीकरणीय जो है कुछ वर्षों के यूज़ के बाद समाप्त हो जाते हैं। इन संसाधनों का धरती पर एक निश्चित भंडार है और इनकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती। कुछ टाइम बाद जो है ये गैर नवीकरणीय साधन लोग खत्म हो जाएंगे, जैसे कोयला वगैरह। कभी कभी हमें ऐसे नए साधन मिल जाते हैं जिनके बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी। नए स्रोत भंडार में वृद्धि करते हैं, लेकिन समय के साथ यह भी समाप्त हो जाएंगे। उदाहरण के लिए हम जमीन से जो कच्चा तेल निकालते हैं वह एक गैर नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन हमें तेल का ऐसा स्रोत मिल सकता है जिसके बारे में पहले जानकारी ना हो। इसके लिए हर समय खोज चलती रहती है। अब नीचे दिए गए तालिका को देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। अब यहाँ पे आप एक जो ये दिया हुआ है वो देख सकते हैं कि मध्य पूर्व या संयुक्त राज्य अमेरिका और विश्व में कितना भंडारण है, ठीक है। भंडारण के चलने की अवधि क्या है। यह तालिका कच्चे तेल के भंडारण को दर्शाती है। अधिक महत्वपूर्ण यह है कि ये बताती है कि कच्चे तेल का प्रयोग वर्तमान दर पर चालू रहे तो ये भंडार कितने वर्ष चलेंगे, मतलब अगर जैसे हम इन्हें यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से कितने और साल चलेंगे। ये संपूर्ण विश्व के लिए, किंतु अलग अलग देशों की अलग अलग स्थितियाँ हैं, देशों की अलग अलग स्थिति भी होती है। यह भंडारण केवल 50 वर्षों में, अगर विश्व स्तर पर देखें तो यह भंडारण जो है 50 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। भारत जैसे देश इसके आयात पर निर्भर है। हम तो पूरा इम्पोर्ट करते हैं तेल। जिसके पास तेल के पर्याप्त भंडार नहीं है, तेल की कीमतें बढ़ती है, तो हमारे लिए क्या है, तेल की कीमतें बढ़ती है, जिससे हमारे देश की GDP पे सब पे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। चालू खाते पे, इन सब पे, जो मैं आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ा रही हूँ, तो आप देखिए उसको जाके। तो प्रत्येक पर भार पड़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कुछ देश हैं जिनके पास भंडार तो कम है, लेकिन वैसे सैन्य और आर्थिक शक्ति के द्वारा पाना चाहते हैं। जो अमेरिका है वो तो
मतलब अपनी सैन्य और आर्थिक शक्ति के आधार पर इसे पाना चाहता है। विकास की धारणीयता का प्रश्न इसकी प्रकृति और प्रक्रिया के बारे में कई अनमोल नए विषय खड़े कर देते हैं। देखिए, विश्व के जो है भंडार वो 50 वर्षों में, अमेरिका के 10 वर्षों में और मध्य पूर्व के 70 वर्ष में ख़त्म हो जाएंगे। क्या किसी देश की विकास प्रक्रिया के लिए कच्चा तेल अनिवार्य है? बिल्कुल है। भारत को कच्चे तेल का आयात करना पड़ता है। उपरोक्त स्थिति को देखते हुए क्या आप भारत के लिए आने वाले समय में किन समस्याओं का पूर्वानुमान कर सकते हैं? देखिए, पर्यावरण में गिरावट के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं करते। ये एक क्षेत्र देशगत विषय नहीं रह गया और ये सबका भविष्य परस्पर जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि इन्वायरमेंट किसी एक देश की समस्या हो रही है, सबकी समस्या है। विकास की धारणीयता तुलनात्मक स्तर पर ज्ञान का नया क्षेत्र है, जिसमें वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक और अन्य सामाजिक वैज्ञानिक मिलजुल कर काम कर रहे हैं। तो विकास की जो धारणीयता का जो विषय है वो एक नया विषय है। विकास या प्रगति का प्रश्न हमेशा चलने वाला प्रश्न है। हर वक्त में हमें व्यक्तिगत स्तर पर और समाज का सदस्य होने के नाते ये प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं और हमारे लक्ष्य क्या हैं। इसलिए विकास पर बहस जारी है। तो ठीक है, ये पूरा चैप्टर हमारा डेवलपमेंट पर था। इसमें हमने कई चीज़ें सीखी और ये फिनिश हो गया। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। थैंक यू।